हेलो बच्चों, चलिए आज होम असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो होम असाइनमेंट था वो था कि अगर किसी एक्सरे को नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो कि एयर में हो रहा है, अगर उस पर फॉल कराते हैं तो लिप्स का क्या होगा। तो मैंने बताया था बच्चों कि अगर एयर के प्रेजेंस में हो रहा है एक्सरे का फॉल, तो अपने को ये नहीं देखना है कि ऑलरेडी गोल्ड लीफ पे क्या चार्ज का नेचर है। ठीक है, तो मैं बताया था इस केस में हमेशा क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा, बताया था आपको कि इस केस में हमेशा क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्या होगा बच्चों, गोल्ड लीफ जो होगा वो कन्वर्ज होगा। ठीक है, चलो ठीक है। जो दूसरा सवाल था बच्चों, अगर एक्सरे को पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ पे फॉल कराते हैं, वो भी वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में था तो बच्चों क्या देख रहे थे, वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम तो आयोनाइज नहीं हो सकता था। तो वैक्यूम आयोनाइज नहीं हो सकता था, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो रही थी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन से किसी भी बॉडी में इजेक्शन हो रहा है तो वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो मान लो कि ये गोल्ड लीफ है, ठीक है, और इस पे मैंने, ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कराया, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो क्या होगा बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, इससे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा, रिपल्सन बढ़ने लगेगा। मतलब इस केस में ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन है, इस केस में डाइवर्ज करेगा। ठीक है, चलिए चलिए आज बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, चलिए आई होप इसका सॉल्यूशन आपने समझ लिया होगा। चलिए आज एक और असाइनमेंट दिया था बच्चों कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो आज होप आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल अगर दोनों के चार्ज को सेम नेचर का है, तो पार्टिकल मतलब पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो उसका आंसर था नो। और अगर एक चार्ज बॉडी है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, कैसे देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे मान लो एक ये चार्ज बॉडी है और एक ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये लार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल है। क्या है बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और इन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इनके बीच का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। जैसे मान लो कि इस बॉडी पे, ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, मान लो कि ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस पे अगर मैं बोलूं कि इस पे 2000 कूलॉम चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है बच्चों, इस पे मान लो कि 0.0002 इतना। अगर इतना स्लाइटली डिफरेंस है चार्जेस के बीच में, अगर ये दोनों बॉडी सेम नेचर के चार्ज ले रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इनके बीच का सेपरेशन, तो दो कंडीशन है, ये एक तो चार्ज का वेरिएशन बहुत लार्ज हो और दूसरा उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो। तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इस केस में अट्रैक्शन होगा, मतलब इसका आंसर था एस, और पहले का आंसर था नो। चलो ठीक है, अपन अब कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, इसको लिख लो, बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, ये लॉ कूलॉम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, इन्होंने इस लॉ के थ्रू बताया था कि अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, सुनना बच्चों, अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस रहेगा, ठीक है, समझ लिए होगे। चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख लो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन two static point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। ये था कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट। हाँ, इसमें एक और बात थी, इट एक्ट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, मतलब अगर दो चार्ज है, उन चार्जेस से एक स्ट्रेट लाइन पास करो, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बिटवीन द चार्ज लग रहा था, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो और लिख डालो। चलो ठीक है, कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। कूलॉम्स ने जो स्टेटमेंट बोला उसको मैथ्स के से कैसे एक्सप्रेस किया गया है। उन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। मान लो कि दो चार्ज है, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये वैक्यूम या एयर में है, ठीक है। तब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को कंबाइन करें, ठीक है, तो आ रहा होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एनी कांस्टेंट लिखते हैं बच्चों, आपको पता होगा। तो F इज इक्वल टू इसको मैं कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे K क्या है बच्चों, यहाँ जो K है बच्चों, ये कांस्टेंट है। ये जो K है ये क्या बच्चों, ये कांस्टेंट है। यहाँ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो, इस K का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था बच्चों, इसको लिख लो। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था m L3 e का पावर -2 t का पावर -4, ठीक है बच्चों, ये था। इसको याद कर लेना, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो। चलो ठीक है, कुछ नोट्स लिखते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। जो पहला नोट है वो है, कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ नोट्स लिख लो। जो पहला नोट है बच्चों वो है कि ये जो K की वैल्यू थी ना, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K था वो मीडियम डिपेंडेंट था। क्या था, मीडियम डिपेंडेंट, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी कर रही थी, ठीक है बच्चों, मीडियम टू मीडियम वेरी कर। जैसे इसका वैक्यूम या एयर में वैल्यू क्या थी, ठीक है, और किसी मीडियम में वैल्यू क्या थी, इसको लिख लो, इसको मीडियम में जो इसकी वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो दूसरा लिखो, जो दूसरा नोट्स है उसको यहाँ लिख देते हैं कि जो के की वैल्यू थी वो मीडियम डिपेंडेंट थी। के की वैल्यू क्या थी बच्चों? मीडियम डिपेंडेंट थी, मीडियम डिपेंडेंट। तो दूसरा वैल्यू ऑफ के इन एयर और मीडियम, ठीक है, सॉरी एयर और वैक्यूम मीडियम, ठीक है, वैक्यूम मीडियम, ठीक है। अगर वैक्यूम है तो इसका जो एसआई में था वैल्यू वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ nm² और कूलम स्क्वायर, ठीक है। जो सीजीएस वैल्यू थी बच्चों इसकी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी? 1। इसका सीजीएस लिखो डायन, ठीक है, इसका सीजीएस लिखो cm/s²। चार्ज का एसयू बताया था बच्चों, एसयू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी वैल्यू मीडियम जब एयर और वैक्यूम हो तब। चलो ठीक है, यहां अपन देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तीसरा नोट लिखना, ठीक है बच्चों। जो तीसरा नोट है बच्चों वो है कि जो तीसरा नोट है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलो तो इसको अपन ईआर से दिखाते हैं। तो ईआर को मैं इसको दिखा सकता हूं के इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से लिखोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको क्या लिखो? एप्सिलॉन आर की जगह के, तो एप्सिलॉन की वैल्यू के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एक टर्म का मतलब समझो। ये एप्सिलॉन आर क्या बच्चों? एप्सिलॉन आर है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ बच्चों? ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। अगर मीडियम की जगह वैक्यूम हो जाए या एयर हो जाए तो अपन बोल सकते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक है। अगर मीडियम ये हो जाए तो उसको अपन एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है सर? इसी एप्सिलॉन नॉट को अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। लिख लो यहाँ, इस एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको ये भी बोला जाता है, फ्री स्पेस में वैक्यूम और एयर दोनों आ जाता है, ठीक है। लिख लो, ठीक है। एप्सिलॉन क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या बच्चों? लिख लो जल्दी। जो यहाँ एप्सिलॉन है वो क्या बच्चों? जो एप्सिलॉन है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बच्चों? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। जो एप्सिलॉन है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलो बच्चों अब यहां देख लो कि कोई भी इंसुलेटर मैक्सिमम जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर पाता है उसको उस इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बच्चों? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये जो एक थ्रेशोल्ड होता है जहां तक कोई भी इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ध्यान से सुनना, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। अगर आप उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो वो मीडियम क्या होने लगेगा? पोलराइज होने लगेगा। क्या होने लगेगा?
पोलराइज होने लगेगा। पोलराइज होने का मतलब हुआ कि वो डाइपोल में क्रिएट हो जाएगा, दो पोल बन जाएंगे, प्लस माइनस के दो पोल, डाइपोल अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक वैल्यू लिख लो, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, बताओ कितनी होती है बच्चों, बताओ। जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, आपको किसी बुक में मिला होगा 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर nm स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख लो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, चलो एक सवाल लिखो, if a dielectric constant of water is 81, if dielectric constant of water is 81, क्या है, then find its permittivity, उसका परमिटिविटी निकालो। क्या निकालो बच्चों, परमिटिविटी कितनी होगी निकालो। चलो परमिटिविटी को अपन कैसे दिखाए थे, याद करो, तो अपन एक रिलेशन दिखाए थे एप्सिलॉन वाटर, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। एप्सिलॉन आर वैसे आप सोच लिए होगे, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी की गिवन है बच्चों, 81, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम विच इज वाटर। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ एक और नोट लिखना बच्चों, रफ कर दो, चलो लिख लिए होगे, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चों जो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है ना, नोट में लिख लेना इसको, नोट में। चलो ये जो एप्सिलॉन आर जिसको अपन के से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, इसके बारे में, ये जो होता है यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होती है, एंड डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों एप्सिलॉन आर और के की, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, चलो यहाँ तीसरा पॉइंट लिख लो, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं कि k इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है, एयर या वैक्यूम में। ठीक है, वैसे एयर में इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है 1.006। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.006। ठीक है, और इसका 1 होता है। ठीक, अपन नियर अबाउट दोनों को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी बात होगी k इज इक्वल टू 81 किसके लिए होता है, अभी लिखा हूँ, सवाल दिया था आपको, बताओ, वाटर के लिए। ठीक है, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 3 to 4 लाइज करती है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे k इज इक्वल टू जो है इन्फिनिटी, ये किसके लिए होता है, बताया था बच्चों, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, आई होप इसको लिख लिए होगे, लिख लो। ठीक है, चलो कूलॉम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कूलॉम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज को डील कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो लिखना हेडिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है बच्चों, कूलॉम्स लॉ, कुछ प्रॉपर्टीज है कूलॉम्स लॉ के, उसको लिख लो। चलो, जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो है, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, applicable for point charges only, ठीक है। पहले अब आप लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही होगी बच्चों कि व्हाट डू यू मीन पॉइंट चार्ज, सर पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो अगर किसी भी चार्ज बॉडी का डायमेंशन, सुनना बच्चों ध्यान से,
अगर किसी भी चार्ज बॉडी का डायमेंशन उन चार्जेज के बीच में सेपरेशन के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है तो ऐसे चार्जेज को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट चार्जेज। तो इसमें क्या होगा बच्चों, लिख लो पॉइंट चार्ज क्या किसे बोलोगे, पॉइंट चार्ज इसे बोलेंगे। डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी is very less with respect to distance between them, distance between them, ठीक है। तो यहां देख लिए कि कूलॉम्स लॉ सिर्फ के सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। सर पॉइंट चार्ज ना हो तो वैलिड नहीं है क्या? अगर कोई स्फेरिकल सिस्टम है जिनके बीच में अगर अपन डिस्टेंस डिफाइन कर पाए तो उस केस में भी कूलॉम्स लॉ वैलिड है। जैसे दो स्फीयर ले लिए बच्चों, दो स्फीयर ले लिए, जैसे मान लो ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। अगर ये तो रेगुलर शेप का है, हाँ, तो इसके बीच का तो सेंटर से डिफाइन कर सकते हैं ना अपन आर। तो इस केस में भी क्या है, कूलॉम्स लॉ वैलिड है, ठीक है। मान लो कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो अपन F लिख सकते हैं। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस केस में भी जहां पे अपन R को डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सिस्टम डिफाइन हो वहां पे कूलॉम्स लॉ वैलिड है, ठीक है। चलो जो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सर चार्ज पे तो पाबंदी है, चार्ज पे तो पाबंदी है, क्या डिस्टेंस में भी कोई पाबंदी हो लगनी चाहिए? तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। तो ये जो कूलॉम्स लॉ है ना बच्चों, ये कुछ सेपरेशन तक ही वैलिड है। जैसे जो दूसरा है बच्चों, ये R की वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का पावर माइनस 15 मीटर होना चाहिए। मतलब ये फेमटो या फर्मी बोलो, इससे ज्यादा होगा। अगर इससे कम हुआ तो कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो कूलॉम्स लॉ क्या होगा बच्चों, कूलॉम्स लॉ एग्जिस्ट। यही रीजन है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। चलो ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर नेट चार्ज 0 है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस तो अनस्टेबल होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो अपन क्यों मानते हैं कि किसी सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद ही न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है, तो डिसइंटीग्रेशन कराते हैं बच्चों, ठीक है। अल्फा बीटा है, ये गामा, इस तरह का डिसइंटीग्रेशन कराना पड़ता है। यही रीजन है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना बच्चों, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है उनके बीच का सेपरेशन इस जो है वो फेमटो से कम है। यही रीजन है कि देयर डजंट एग्जिस्ट दिस लॉ, मतलब उनके बीच में रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो जो दूसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, वो है ये इंटरनल फोर्स है। कूलॉम्स लॉ क्या है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। और ये ये हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में लगता है, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। इसके कारण जो है नेट फोर्स क्या होगा, एग्जिस्ट इन पेयर, और इसके कारण नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होगा, 0। ड्यू टू दिस नेट फोर्स ऑन सिस्टम, जो सिस्टम पे नेट फोर्स होगा ना बच्चों, जो सिस्टम पे नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब याद करो, अगर किसी सिस्टम पे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट 0 है बच्चों, तो क्या है, dp/dt, फोर्स को क्या लिखते हो, dp/dt। तो dp/dt 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, p का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यही रीजन है कि मोमेंटम जो होता है इस केस में क्या होता है, वो कंजर्व रहता है। यही अगर किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो आप क्या बोल दोगे, मोमेंटम को कांस्टेंट रख सकते हो। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उधर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्ट कर रहा है तो वहां पे आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। क्या करा सकते हो बच्चों? मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। एग्री? मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। चलो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कि यह फोर्स सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। इसकी डिटेल बात करेंगे अब कुछ अगले लेक्चर्स में, तो बस लिख लो। जो चौथा पॉइंट है बच्चों वो है, जो चौथा पॉइंट है वो है फॉलोज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होगा बच्चों? ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो अगली प्रॉपर्टी है जो पांचवी बच्चों, ये क्या है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? इट इज सेंट्रल फोर्स। और लो ये क्या है? सेंट्रल फोर्स कौन सा है? आप 11th क्लास में पढ़े होगा सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो ये सेंट्रल फोर्स होता है जिस अगर हम किसी भी चार्ज पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है ना उसका टॉर्क निकालो तो जीरो आएगा। मतलब यह जो है सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये चार्जेज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। हमेशा चार्जेज के लाइन के अलोंग ही लगेगा, जोड़ने वाली लाइन के अलोंग सेंट्रल फोर्स। अब क्या होगा बच्चों? ड्यू टू दिस टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल, torque on each particle is always zero. Due to this torque on each particle is always zero. ठीक है बच्चों? अब बताओ, वहां तो नेट फोर्स जीरो था, यहाँ टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क को कैसे निकालते हो? टाउ। हाँ, अब टाउ को कैसे निकाल? ये जीरो है, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? dl/dt जीरो है, ये जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट होना चाहिए। और ये है क्या बच्चों? ये कांस्टेंट होना चाहिए। और ये है क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ कांस्टेंट रहने वाली है। एग्री? यहाँ एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट या कंजर्व करा सकते हो। चलो छठी प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं। ठीक है, जो छठी प्रॉपर्टी है बच्चों ये है कि अपन इसके डिफिनीशन में जब अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसको डिक्टेट कर दिया था, फिर भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। जो छठी प्रॉपर्टी है ये जो है फोर्स एक्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, एक्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द चलो इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एंड फॉलोज, एक और है, एंड फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद करो, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। कुछ याद है? एक्शन रिएक्शन याद करो बच्चों। ये जो फोर्स बनता है ना वो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये बात तो 11th क्लास में पढ़ ली हो, जब आए होगे 10th पढ़ के तभी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एनालॉग वगैरह। ठीक है, चलो ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, एक्शन रिएक्शन क्या है? मान लो कि यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इससे r डिस्टेंस पे एक प्लस Q2 चार्ज लिया। क्या लिया बच्चों? प्लस Q2 चार्ज। ध्यान से समझना, ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। हाँ, ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा। ये बात समझते हो ना? चलो ठीक है, ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर हो। अब देखते हैं कैसे लगेगा। ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे पे कैसे लगा रहे होंगे फोर्स? एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मतलब ये 1 है, 2 पे फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। देखो
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर। अब सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं बना दिया, ये सीधे ही क्यों बनाया? अरे बच्चों बताया तो कि इन चार्जेस को पहले स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, तो मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इसी स्ट्रेट लाइन के अलावा तो इन दोनों ये एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है इसी स्ट्रेट लाइन पे। तो हमने क्या किया, पहले स्ट्रेट लाइन जोड़ा बच्चों ऐसे, और इसी स्ट्रेट लाइन पे ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये भी प्लस चार्ज, ये भी इसको इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स किधर लगा होगा, इधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां तो बात क्लियर, यहां तो बात क्लियर, ठीक है। चलो तो अब ये फोर्स देखो, अगर हम देखें तो इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करें तो इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है बच्चों, इधर प्लस और इधर माइनस होता है। तो हमने क्या किया, इधर प्लस लेने, अच्छा चलो बच्चों ये फोर्स जो है स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, हाँ आपके जहन में बात आ सकती है, तो जान लो कि ये जो फोर्स होती है ना बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई फोर्स इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर देखोगे तो इस पे फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। सर वो तो ठीक है, ये माइनस क्यों लगा दिया आपने? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ये इस पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहा है? नो सर, नो। दैट्स व्हाई अगर मैं इधर लगने वाला फोर्स को प्लस बोलूं तो इधर वाले लगने वाले फोर्स को क्या बोलूंगा बच्चों, माइनस में डिनोट करूंगा। तो मैंने इसको ऐसे लिया। चलो ठीक है, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये एक दूसरे पे जो ये दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप उसको कूलॉम्स लॉ से लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है। आई होप यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया। चलो एक और देखते हैं। अगर मान लो कि चार्ज, ये तो सीधा सीधा दिख रहा था तुम लोगों को, चार्ज कुछ ऐसे अरेंजमेंट से दे दे, जैसे मान लो कि यहां पे दे दे प्लस Q1 और यहां दे देता है प्लस Q2। अब क्या करें, वही, और इनके बीच का सेपरेशन दे दिया कितना बच्चों, R। क्या करना है, सबसे पहले इन चार्जेस से पास करने वाली एक लाइन बनाओ। क्या करो, लाइन बनाओ। चलो मैंने लाइन बना दिया, यहां से लाइन बनाओ, ये बना दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन लाइन के लॉन्ग लगाएंगे। जब लगाएंगे तो ये इस पे लगा सकता है या तो उधर लगा सकता है। चलो ठीक है, तो हम देखें तो ये इस पे फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये इस पे किधर लगा रहा होगा, ये इस पे इधर लगा रहा होगा, फोर्स 1 ड्यू टू 2, ठीक है। वही बात अपन वापस वही, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कूलॉम्स लॉ से कितनी आ जाएगी, सेपरेशन R है तो R² के बराबर। एग्री? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब अपन सीख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन रहता है डायरेक्शन को लेकर के। क्या रहता है बच्चों, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो डायरेक्शन को लेकर के बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन रहता है उनके दिमाग में। क्या रहता है सर, कि अगर सर एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कुछ भी है, पहले आप डायरेक्शन सीखो। अपने को पता है कि 2 प्लस चार्ज है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव होगा पहली बात। और रिपल्सिव होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, और ये फोर्स हमेशा इससे जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा। दूसरी बात तो रिपल्सिव होगा, तो ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में,
ठीक है, और ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, अगर दोनों माइनस कर दें तब क्या होगा, एक प्लस कर दें और दूसरा माइनस कर दें। चलो ठीक है, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो फोर्स किस टाइप का होता है बच्चों, लाइक अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लगाएंगे किधर, आप इन दोनों चार्ज से पास करने वाली लाइन खींच दो। ठीक है, और आपको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और ये इधर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चलो ठीक है, अगर मैं सर अगर एक डिफरेंट ले लूँ तो, अगर दोनों सेम ले लूँ तो, दोनों सेम लेके देख लिया, अगर नेगेटिव हो तो वो भी लेके देख लिया। चलो यहाँ नेगेटिव वाला भी लिख ही देता हूँ, यहाँ मैं डिक्टेट करता कि अगर लाइक चार्जेस है तो यहाँ प्लस प्लस रिपेल कर रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो माइनस माइनस हुआ तो हाँ सर पहले जैसा लगेगा, दोनों लाइक चार्जेज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन इससे पास कर देंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये भी दूर लगाएगा, सॉरी ये लाइन पे ही लगाएगा ना बच्चों, ड्राइंग की गलती है, कॉन्सेप्ट तगड़ा रहना चाहिए आप लोगों का। हाँ, और वापस रिपल्सिव होगा, यही केस है बच्चों। ये जो थर्ड केस है ना, ये जो थर्ड केस है, ये दोनों तो सेम ही है, लाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेलिंग। चलो यहाँ तक हमने क्या किया, कूलॉम्स लॉ का थ्योरी देखा। हाँ, अब अपन जो अगली लेक्चर होगी ना उसमें इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्टिंग, जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल, कुछ चार्ज को हवा में भी रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कुछ को हवा में भी रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अगर इनकेस कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।